आज इलस्ट्रेशन 59 से स्टार्ट होगा। सम ऑफ द गिवन सीरीज चेक करो, एपी है कि नहीं है चेक करो। 8 - 4 4, 12 - 8 4, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का। अगर कॉमन डिफरेंस 4 का आया मतलब ये क्या है, बेसिकली एपी है। एपी में सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम करो, क्या बताऊँ मैं इसके अंदर, सम करके बता दो। ये चेक करना पड़ेगा ये कौन सा टर्म है, ये पता करना पड़ेगा आपको। चलो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, इस सब का शॉर्टकट है आगे, वो देख लो, शॉर्टकट से निकाल लेना। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसका शॉर्टकट क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। तो अभी कितने निकालने बोला है 20, तो यहाँ पर n की जगह क्या आएगा 20। 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। बात समझ आई, 2 1 2 10 तो 210 आ जाएगा। 210 आंसर, नहीं समझा, अरे कितने नेचुरल नंबर्स का निकालने बोला है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। हमारे क्वेश्चन में कितना बोला उसने 20, बोलो क्या आएगा यहाँ पर 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बोलो कितना होगा, बोलो 20 इंटू 21/2, 2 1 2 10 210। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। यहाँ पे सब शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको ये सब तो आपको आता है, तो ये सब मुझे बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। मैं आपको नई चीज़ बताता हूँ। आपके पास जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जनरली आपको 3 टाइप के प्रोग्रेशंस मिलते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप 10th में ही पढ़ते हैं। दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आप अभी पढ़ेंगे। तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो सिर्फ मैथ्स के बच्चे पढ़ेंगे, जो हम लोग को फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो एपी तो आपको आता है। एपी क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कोई भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस मतलब माइनस करके क्या आता है, सेम आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कॉमन डिफरेंस आता है। बात समझ आई। अब बिल्कुल वैसे ही एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगर आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म करेंगे, रेशो लेंगे अगर उसका, तो एक कॉमन रेशो आएगा। एपी में क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है, यहाँ क्या आएगा, कॉमन रेशो आएगा। तो अगर रेशो कॉमन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। बात समझ आई। डिफरेंस कॉमन आ जाए, ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कॉमन है, तो क्या बोलेंगे, एपी। ऐसा सीक्वेंस जिसमें रेशो कॉमन है तो उसको क्या बोलेंगे, जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस जनरल फॉर्म का होता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बच्चों, जैसे अगर आप देखो, ये क्या हुआ मेरा T1, ये क्या हुआ हमारा T1, तो बच्चों ये हो गया T1, ये क्या हो गया देखो T2, ये क्या हो गया देखो T3, ऐसे ही है AR, इसके बाद क्या होगा AR³ है ना, पावर 1 2, इसके बाद क्या होगा AR⁴ एंड सो ऑन, AR⁻n-1। इसी तरीके से है। हंसना बंद करो, यहाँ ध्यान दो। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं ऐसे रेशो लेता हूँ, किसका रेशो, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। आगे वाला टर्म कौन है T2, पीछे वाला टर्म कौन है T1। तो बताओ आगे वाला टर्म क्या है AR, पीछे वाला टर्म क्या है A। इसको कैंसिल करो, क्या बचेगा R। तो एक कॉमन रेशो। अभी देखो आगे T2/T1 क्या आया, R आया। T3/T2 करो, आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म। T3 कितना है AR², T2 कितना है AR, A और A कैंसिल, एक आर कैंसिल, R बचे। बात समझ आई। फिर आगे वाला टर्म बताओ क्या होगा, बोलो T2/T1 किया, फिर T3/T2 किया। अब क्या करेंगे, T4/T3 करेंगे। तो T4/T3 क्या आएगा बच्चों, T4 क्या है T3, ये क्या है T4, बोलो क्या है वो AR³ अपॉन ये क्या है AR², A और A कैंसिल, यहाँ से 2 खत्म, कितना बचा R। इसको बोलते हैं जीपी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अच्छा एपी में क्या होता था, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म। तो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू अगर आ रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात समझ आई, ठीक है ना। अब क्या, तो ज्योमेट्रिक अगर प्रोग्रेशन है तो हम लोग अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म्स को समझना है तो इसमें वैसी टर्मिनोलॉजी है। एपी में फर्स्ट टर्म को क्या बोलते थे, ए बोलते थे। फर्स्ट टर्म का सिंबल क्या था, ए था। कॉमन रेशियो का सिंबल क्या था, अच्छा वहां पर कॉमन डिफरेंस का सिंबल क्या था, डी था। यहाँ पर डी मतलब डिफरेंस, आर मतलब रेशियो, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो इस वजह से क्या है, आर है।
उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला वहां पर क्या था, a प्लस n माइनस वन डी। यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, a इंटू आर रेस टू n माइनस वन, ये इसका क्या होगा, nth टर्म बनेगा, ठीक है ना। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो वहां पर फॉर्मूला क्या था Sn का, n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, a इंटू वन माइनस आर रेस टू n अपॉन वन माइनस आर। अब ध्यान से सुनना, ये और ये बहुत रेयरली आपको फिजिक्स में काम आएंगे, जो आपको काम आएगा वो ये फॉर्मूला है। वो क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। मतलब क्या, आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, एक ऐसा सीक्वेंस होगा जो क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, लेकिन उसमें कितने टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो अगर इनफाइनाइट टर्म्स को अगर आपको ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, a अपॉन वन माइनस आर। क्या फॉर्मूला उसका, a अपॉन वन माइनस आर, ये उसका फॉर्मूला है। a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो। इसमें ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका जो कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है। कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 से कम। सबसे ज्यादा काम का फॉर्मूला ये है, a अपॉन वन माइनस आर, बहुत काम का फॉर्मूला है, मेरे में जा रहा है a अपॉन वन माइनस आर। कई मरतबा नीट और जेईई में सवाल है इसके ऊपर, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछेगा और कभी ग्रेविटेशन में पूछेगा। बात समझ आ रही है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपको दो टाइप के प्रोग्रेशन पढ़ाए गए, एक आपने 10th में पढ़ा, यहाँ पर मैंने रिवाइज कराया। आज मैंने आपको दूसरे टाइप का प्रोग्रेशन बताया। दूसरे टाइप का प्रोग्रेशन क्या है बताओ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या खासियत है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। उसको क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। इसकी खास बात क्या है, आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म। अगर दो टर्म्स का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो लिया जाए तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। नहीं, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कहते हैं उसको हम लोग ने स्मॉल आर से डिनोट किया। और उसके बाद हमने, अगर हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जो जीपी फॉर्म कर रहा है, उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स है, उन सबको सम करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, a अपॉन वन माइनस आर, ये उसका फॉर्मूला है। और उसमें कंडीशन ये है कि जो आपका कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए। ये में जा रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये फॉर्मूले कम से कम लिख लो। अच्छा, नोट्स आपको मिल जाएंगे ना, तो उसमें सब लिखा हुआ होगा। फॉर्मूले याद रखना, कम से कम ये फॉर्मूला तो याद कर ही लेना, a अपॉन वन माइनस आर, ठीक है ना। चलो भाई आओ, ये आपको क्या करना है अभी, ये क्या है चेक करो, ये AP है कि GP है, चेक करो। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, AP नहीं है तो क्या चेक करो, GP चेक करो, बोलो 2 अपॉन 1 2, 4 अपॉन 2 2, इसका मतलब GP है। अगर GP है तो आपको क्या करना है, इसका 6th टर्म निकालना है। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, a इंटू आर रेस टू n माइनस। फॉर्मूला लिख लो तुम लोग, पहले तीनों फॉर्मूले लिख लो। nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला और इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला लिखो फटाफट से। क्या निकालना है आपको यहाँ पर, 6th टर्म। 6th टर्म मतलब क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, SN या TN, TN का फॉर्मूला लगेगा, है ना। TN का फॉर्मूला लगेगा। TN का फॉर्मूला क्या है बताओ, a इंटू आर रेस टू n माइनस वन, यही फॉर्मूला है। कौन सा टर्म है बताओ, 6th टर्म है। a कितना है बताओ, 1 है। कॉमन रेशियो कितना आया, 2 आया, 2 और रेस टू क्या होगा, 6 माइनस 1, तो 1 1 का तो हो गया। 2 रेस टू क्या होगा, 5, 2 रेस टू 5 कितना होगा, 32, कितना होगा 32। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा लिख देता हूँ मैं 2 2 2 2 2, हो गया, ये हो गया 8 और ये 4, 8 4 ज़ा 32, तो 6th टर्म क्या आएगा, 32 आएगा। समझ गए, इतना इजी है, ठीक है। पॉज कर दो, कॉपी करो। चलो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है ना। इनफाइनाइट टर्म्स दिए हुए, इनका सम करना। फॉर्मूला बोलो पहले, बोलो। S इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन वन माइनस आर। a बताओ कितना है, 1 है। 1 माइनस आर कितना है चेक करो, T2 अपॉन T1, तो 1/2 अपॉन 1, तो कितना आएगा 1/2, तो रेशो कितना आया 1/2, ठीक है ना। चेक क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि बोला है ना GP है, चेक क्यों करेंगे, तो कितना आएगा 1/2। बोलो, एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, तो कितना बचेगा 1 अपॉन 1/2। नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, 2 आएगा, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, फॉर्मूलेज टू रिमेंबर, इसको रीड करते हैं। फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूलीज,
कैसे रीड करते हैं, फॉर्मूलीज। तो फॉर्मूलीज टू रिमेंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स उसका ये है। आपको बहुत रेयरली कहीं ये काम आएगा, आपको काम आएगा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, इक्का दुक्का जगह काम आएगा वो भी, उसमें भी मैं अलग से शॉर्टकट बता दूंगा, बस वही आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मैथ्स में याद करने का। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, क्या है बोलो, क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1/2, 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा 25 इंटू 51 करो, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो, नहीं समझे, अरे n नेचुरल नंबर्स का शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या है, बोलो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n की जगह पर कितने बोला है इसने, 50, तो 50 लिख दो, समझ गया। चलो सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सबके स्क्वायर्स को ऐड करना है, तो क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ सवाल है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, 10 का स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना, आ जाएगा ना ये, तो सब्स्टिट्यूट करना आंसर निकालना, ठीक है, इतना तो आना चाहिए। चलो इनको ऐड करो, APA GPA क्या है चेक करो, चेक करो, देख के ही समझ आ रहा है, GPA 1/2 अपॉन 1 विल बी 1/2 माइनस 1/2, और 1/4 अपॉन माइनस 1/2 विल बी माइनस 1/2। तो GPA में पहला टर्म क्या है, A, इनफाइनाइट टर्म्स है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला A अपॉन 1 माइनस R, A कितना है 1, R कितना है माइनस हाफ, तो 1 माइनस ऑफ माइनस हाफ, 1 प्लस हाफ, 3/2, 2/3 आंसर, चेक करना, निकालो आंसर। चलो कितना आया बोलो, तो ऐसे ही निकाल लिया था आंसर मैंने। A का वैल्यू कितना है 1 है, कॉमन रेशियो कितना आएगा बोलो, माइनस हाफ अपॉन 1, यानी कितना आएगा माइनस हाफ। अब बताओ इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना है, एस इन्फिनिटी क्या होता है, A अपॉन 1 माइनस R, A कितना है 1 है, 1 माइनस R कितना है माइनस हाफ, 1 अपॉन कितना होगा 1 प्लस हाफ, बोलो कितना होगा, बोलो 1 अपॉन 1 प्लस हाफ विल बी 3/2, कितना होगा ये 2/3, डन, ठीक है। चलो आओ ऐड करो उसको, GPA वो चेक कर सकते हैं आप, GPA, तो GMM को अलग रखो, इसको ऐड करना है, ठीक है। चलो ऐड करके बताओ, दिमाग लगाओ करके बताओ। A का वैल्यू A अपॉन 1 माइनस R, A का वैल्यू 1 अपॉन R स्क्वायर, ये A का वैल्यू डिवाइड बाय, इसमें से R स्क्वायर को बाहर लिया जा सकता था, R स्क्वायर कॉमन था ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, R स्क्वायर सब में है, उसको बाहर ले लो, तो F नेट बनेगा क्या, वो बनेगा GMM डिवाइड बाय R स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व कर लो, ये GP है ना, 1/2 अपॉन 1 विल बी 1/2, 1/4 अपॉन 1/2 विल बी 1/4 अपॉन 1/2, A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, कैसे सॉल्व करते हैं, A अपॉन B इंटू D अपॉन C, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, कितना आया 1/2, कॉमन रेशो आ रहा है, आता है ना ये सॉल्व करने, हाँ, तो कॉमन रेशो आ रहा है। अब कॉमन रेशो अगर ये आया तो क्या करेंगे बताइए, क्या करना पड़ेगा, ये क्या है GMM, इसको अलग से सॉल्व कर लो, S इन्फिनिटी बताओ, S इन्फिनिटी क्या आएगा बोलो, A अपॉन 1 माइनस R, A क्या है 1 है, 1 माइनस R क्या है बताओ 1/2, है ना, कितना होएगा ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 विल भी क्या होगा 1/2, और डिनोमिनेटर क्या होगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आया 2 आया, तो F नेट कितना बना, F नेट बना GMM अपॉन R स्क्वायर, और ये कितना बचा 2, तो आएगा 2GMM अपॉन R स्क्वायर, ये आंसर है, समझ गए, ऐसे करेंगे तो समझ गए क्या किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं ना, इजी एकदम। चलो हटा दो, पॉज किए, चलो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, लोगैरिथम, ठीक है ना। अभी तुम लोग जेई में लॉग सीख रहे हो, सर को बोलना उसके कैलकुलेशन सिखा दो, 12th वालों को बोल रहा हूँ मैं, है ना, सीख जाना उसके कैलकुलेशन, ठीक है ना। चलो भाई, तो वहाँ पे कैलकुलेशन सीख जाओ, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो बता दूंगा मैं क्या क्या है आपके कैलकुलेशन, ठीक है ना। चलो भाई, तो लोगैरिथम, ठीक, लोगैरिथम क्या होता है बेसिकली, ये कैलकुलेशंस को आसान करने का एक टूल हुआ करता था, अभी ये आउटडेटेड है। असल में कैलकुलेशन को आसान की जगह टफ कर देता है, हाँ, इजी नहीं करता, टफ करता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे
तो बोर्ड के एग्जाम में आप लॉग कैलकुलेशन को जितना हो सके अवॉइड करेंगे। कब लगाना है? जब बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन आ जाए। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? जब बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाए तब लॉग लगाओ, वरना लॉग को अवॉइड करना, लॉग मत लगाना, क्योंकि उससे आपका टाइम भी जाएगा और मिस्टेक करने के चांस बहुत होते हैं उसके अंदर। ठीक है ना? चलो भाई आ जाओ। क्या है ये सॉल्व करने का तरीका है लॉग। इसमें जैसे एक्सपोनेंट और पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड अ गिवन नंबर। ठीक है, मतलब एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ पर बताता हूँ मैं। जैसे x इक्वल्स टू लॉग ऑफ n टू द बेस b। x इक्वल्स टू क्या लिखा है? लॉग ऑफ n टू द बेस b। ये बेसिकली क्या है? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 का क्यूब, तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश करूँ लॉग के टर्म्स में, लॉग के टर्म्स में क्या आएगा? तो बेसिकली यहाँ पर आएगा आपका, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, ये लिख दूँ, मेरे पास क्या है? ये आंसर क्या है मेरे पास? जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी समझाता हूँ मैं। ये b को यहाँ भेजो, पहले इसको समझो। b इधर जाएगा तो b के पावर में क्या लग जाएगा? x लग जाएगा। b रेस टू x, यहाँ से log हटेगा और क्या बचेगा? n बचेगा। यानी ये वैसा फॉर्मेट है। 2 रेस टू 3 इक्वल्स टू क्या आया? 8। ऐसे ही कोई फॉर्मेट है? मैं समझा रहा हूँ, वापस बताता हूँ एक बार, भेजे में नहीं गया होगा, वापस बताता हूँ एक बार, ध्यान से सुनो। अगर मैं लिखता हूँ log ऑफ a टू द बेस b इक्वल्स टू c, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से सुनना, log ऑफ a, log किसका है? ये a है। log a, उसके बेस में क्या है? b, और इक्वल्स टू आंसर क्या आया? c। तो सबसे पहले तो उसकी ट्रिक याद कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये log का बेसिकली एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया कि log a टू द बेस b, उसका आंसर क्या आया? कुछ c आया। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? जैसे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, वैसे log a है। बात समझ आई? ये भी एक फंक्शन है। साइन थीटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, log a लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे वो एक फंक्शन है वैसे ये एक फंक्शन है। ये आपने पहले देख लिया। अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा? यहाँ पर बेस में क्या है? b है, तो b जा करके इसको पुश करेगा, c उसके ऊपर बैठ जाएगा और यहाँ से log हट जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? b रेस टू c। बात समझ आई? अगर मैं ऐसा लिखता log ऑफ x टू द बेस y इक्वल्स टू z, बताओ क्या लिखते? बोलो। y उधर से आके z को पुश करेगा, आगे बताओ, log हटेगा तो x इक्वल्स टू क्या होगा? y रेस टू z, yz नहीं, y रेस टू z। बात समझ आई? तो ये उसके पावर में बैठ जाएगा जाके। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? चलो भाई, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो ये आपको समझाया। वापस से ध्यान से सुनो, log ऑफ, मैंने क्या लिखा? n टू द बेस b इक्वल्स टू क्या? ये x। अब बताओ क्या होगा? b जाके x को पुश करेगा, क्या हो जाएगा? b रेस टू x, और यहाँ क्या बचेगा? n बचेगा। अब समझ आया? ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे ये मेरे पास है 2, b का वैल्यू क्या है? 2, x का वैल्यू क्या होगा? 3, तो n का वैल्यू क्या होगा? ये लिखा हुआ है, समझे? और इस फॉर्मेट को, अगर इस फॉर्मेट को ऐसा लिखना चाहते हैं तो बताओ क्या क्या होगा? बोलो। n का वैल्यू क्या है? 8, b का वैल्यू क्या है? 2, x का वैल्यू क्या है? 3। बताओ इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? बोलो। इस फॉर्मेट में log ऑफ n की जगह क्या आएगा? 8, बेस में क्या है? देखो इसके b क्या है हमारा? 2 इक्वल्स टू क्या है? x का वैल्यू कितना है? 3। तो ये जो मैंने लिखा है ना, इसको log के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। अब समझ आया? पहले मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम लोग भेजे में नहीं जा रहा था, इसलिए एक एक स्टेप समझाया मैंने। अब क्लियर हुआ? तो इस चीज़ को ये जब लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर में जब 3 डालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये मतलब होता है इसका। अब मतलब समझ आया? अब अगर मैं लिखता हूँ log ऑफ p q, और ये r है, अब बताओ q के पावर में अगर r रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? p आएगा। ये इसका मतलब है। अब भेजे में गया? हाँ, ये क्या था? बेसिकली कैलकुलेशंस को आसान करने का एक टूल था, लेकिन अब आउटडेटेड है। अब कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता सिवाय महाराष्ट्र बोर्ड के। ठीक है ना? अब कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता। कौन यूज़ करता है? महाराष्ट्र बोर्ड। तो महाराष्ट्र बोर्ड क्या करता है? जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो आपको किसमें करना पड़ेगा? लॉग में। ये बोलता है महाराष्ट्र बोर्ड नहीं करने का। सिंपल कैलकुलेशन है, डायरेक्ट उड़ा दो। टफ कैलकुलेशन आया तो ये लगाना पड़ेगा, फिर तो सीखना पड़ेगा आपको। तो वो आपको सिखाऊंगा मैं आगे कैसे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अभी तो ये आपको समझा दिया मैंने क्या क्या इसका मतलब क्या है, मतलब आपको बता दिया मैंने। ठीक है ना? चलो ये भी क्लियर है। अब क्या आगे? तो ये तो समझाया मैंने। इसके बाद इसको रीड कैसे करेंगे बताओ? x इक्वल्स टू लॉग ऑफ n टू द बेस b, ऐसे रीड करेंगे।
तो बच्चों अगर लॉग के बेस में 10 है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड या फिर कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन लॉग। और लॉग के बेस में ई है तो नेचुरल लॉग। तो लोगैरिथम यानी लॉग दो टाइप के हुए, एक कौन सा हुआ? कॉमन लॉग, एक कौन सा हुआ? नेचुरल लॉग, है ना। तो एक हुआ कॉमन लॉग, दूसरा क्या हुआ? नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग का मतलब लॉग के बेस में क्या होगा? 10 होगा। नेचुरल लॉग का मतलब लॉग के बेस में क्या होगा? ई होगा। मतलब तक समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर लॉग के बेस में 10 है तो वो कॉमन लॉग या स्टैंडर्ड लॉग, और लॉग के बेस में ई है तो नेचुरल लॉग। याद करना है, ये काम की चीज है। दो अलग अलग लॉग्स, ये आपको समझा दिया मैंने। यहाँ तक सबके भेजे में गया। ई कौन सा नंबर है बता सकता है कोई? इवन नंबर है ना। हाँ, ऑयलर्स नंबर। कौन सा है? ऑयलर्स नंबर। उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 2.7। ठीक है। अब कॉमन फॉर्मूलेज फॉर लोगैरिथम। लोगैरिथम के कॉमन फॉर्मूलेज देख लो। लोगैरिथम का एक प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है, एक क्या है? क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला है, और एक कौन सा है? पावर वाला फॉर्मूला है। आइए तीनों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 2 साल आपको काम आने वाला है, बोर्ड के क्लास में भी, एंट्रेंस की क्लास में भी, दोनों में काम आएगा। आइए इसको देखिए। तो कॉमन फॉर्मूले फॉर लोगैरिथम, कॉमन फॉर्मूले क्या है? ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर लॉग ऑफ m इंटू एन है तो उसको जैसे m इंटू एन का मतलब क्या है? ऐसा है, लॉग ऑफ m इंटू एन। मल्टीप्लाई है तो उसको प्लस करके लिख दो, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। मल्टीप्लाई है तो क्या कर दो? प्लस करके लिख दो। बात समझ आई? और अगर ऐसा है लॉग ऑफ m अपॉन n, अगर डिवाइड है तो क्या कर दो? लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ये वाला पॉइंट आज के वो पेपर में लग रहा था, लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 2। तो मैंने क्या लिखा था? माइनस है तो क्या किया मैंने? लॉग ऑफ 4/2, फिर 2 1 जा 2 2 जा, तो लॉग। तो मैंने बोला ना एक स्टेप एक्स्ट्रा था, वो आज के सेशन में करा दूंगा मैं। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप था। अगर आपको नहीं पता हो तो आप शायद नहीं कर पाते उसको। यहाँ तक समझ आया? कुछ बच्चे ये कर सकते थे कि log 4 माइनस log 2 करके क्या लिख दिया? log 2 लिख दिया। गलत स्टेप है वो, लेकिन देखिए ये सही स्टेप है, लेकिन आंसर आ रहा था उससे। एंट्रेंस एग्जाम में कोई आपका स्टेप देखने वाला नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है? प्रॉब्लम को आसान से आसान तरीके सॉल्व करना सीखना है। मैं जब भी आपको सॉल्व कराता हूँ प्रॉब्लम में, आपको क्या करता हूँ? प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता हूँ, साथ साथ में उसका अप्रोच भी बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सबसे शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे जल्दी कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे उसको। ठीक है ना। चलो भाई, ये भी हो गई। तो log ऑफ m बाइन क्या होगा? log ऑफ m माइनस log ऑफ n। पावर फॉर्मूला क्या होगा बताओ? log ऑफ m रेज टू n। बताओ ये क्या होने वाला है? इसका ये जो पावर है ना, ये आगे चले जाएगा। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर क्या हो जाएगा? आगे चले जाएगा। तो क्या बनेगा ये? n log ऑफ m। log ऑफ 4 रेज टू 5 है। अब बताओ क्या होगा ये? बोलो। 5 log 4। अब एक बात का ध्यान रखना, ये log ऑफ m रेज टू n है, ये m पे पावर n है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है log ऑफ m द होल रेज टू n, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर होल पे पावर है तो आगे मत भेजना। कब आगे भेजोगे? जब आपका ये जो एंगल है ना इसका, उस पे पावर है, तब आप आगे भेजना उसको। भेजे में जा रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो log ऑफ m रेज टू n लिखा हुआ है, तब n आगे आ जाएगा। लेकिन log ऑफ m द होल रेज टू n है, तब नहीं भेज सकते आप उसको। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ लोगैरिथम, इसके कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखने, जैसे लॉग, इसके बेस में क्या? ई मतलब कॉमन लॉग, सॉरी नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का और एक नाम क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। कैसे लिखते हैं उसको? ये सिखाया था आप लोगों को मैंने। कैसे लिखते हैं इसको बताओ? नेचुरल लॉग को ऐसे लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? हाँ, नेचुरल लॉग ऑफ m, ऐसे भी लिखते हैं इसको। ठीक है ना। इसको लॉन ऑफ m भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन ऑफ m, यानी नेचुरल लॉग ऑफ m, ऐसे भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। चलो, तो नेचुरल लॉग ऑफ m, अगर नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.303 से। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.303। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अलग अलग जगह पर काम आएगा आपको ये। तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो? 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो। लॉग ऑफ 1 हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और लॉग ऑफ एनी नंबर डिवाइड बाय उसके बेस में भी वही नंबर हो, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। जैसे log ऑफ x टू द बेस x क्या आएगा? 1। log ऑफ e टू द बेस e क्या होगा? 1 होगा। उसके बेस में भी वही अगर आ रहा है तो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना। तो याद रखेंगे log 1 हमेशा 0 और log e टू द बेस e क्या होगा? 1 होगा। याद कर लो उसको, काम की चीज़ें। इसके साथ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज
इसके बेस 10 में क्या वैल्यू है, बेस ई में क्या वैल्यू है। अगर log 2 टू द बेस 10 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 0.301, और log 2 टू द बेस ई होगा तो उसका क्या होगा 0.693। log 3 टू द बेस 10 होगा तो क्या है 0.477। ये तो मैं आपको याद कराऊंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम इस साल पढ़ाऊंगा और उसके अंदर याद कराऊंगा मैं आपको ये, ठीक है ना। बगैर लॉग बुक के कैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कराऊंगा आपको, आएगा भी वो, ठीक है ना। log 3 टू द बेस 10 तो 0.477, log 5 टू द बेस 10 0.699, और log 3 log 5 नेचुरल लॉग में उसका वैल्यू ये होता है। तो कॉमन लॉग अगर होगा नहीं, उसके बेस में 10 होगा तो अलग वैल्यू, उसके बेस में ई होगा तो अलग वैल्यू। तो ये सब है, ये आपको ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में आपको मिल जाएगा, सब याद कर लेना अच्छे से। बताओ क्या आएगा इसके अंदर, बोलो बोलो भाई क्या होगा ना। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ e रेज़ टू 5, यानी बेसिकली क्या लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू 5, तो बेस में क्या होगा e होगा, क्योंकि नेचुरल लॉग लिखा हुआ है। अगर नेचुरल लॉग लिखा है, अभी आपको बताया मैंने ये m रेज़ टू n है, नहीं पहले m रेज़ टू n है, m रेज़ टू n तो क्या होगा पहले n आगे आएगा, मतलब 5 आगे आएगा, तो क्या बचेगा 5 log ऑफ e टू द बेस e। अरे log e टू द बेस e क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा 5 into 1, यानी क्या आएगा 5। बात समझ आई। ऐसे सेकंड पार्ट बताओ जल्दी से क्या होगा, देख के नहीं समझ आ रहा है क्या होगा। log ऑफ e टू द बेस e, उसके पावर में क्या है 2/3, तो पहले क्या होगा 2/3 आगे आएगा, log e टू द बेस e क्या होगा 1, तो आंसर क्या आएगा 2/3। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, समझ रहा हूँ, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, मिल जाएंगे नोट्स। अब इसके बाद लॉग खत्म, अब इसके बाद स्टैंडर्ड ग्राफ्स, ये आपके बीएमटी का आखिरी टॉपिक है, यहाँ पर बीएमटी एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा बेसिक मैथमेटिक्स खत्म, और कल से क्या स्टार्ट होगा वेक्टर्स, वेक्टर्स पढ़ाऊंगा आपको कल में, ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं। तो सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स को देखते हैं, उनकी इक्वेशंस को भी देखते हैं, ठीक है ना। आइए इसको समझिए। वेक्टर जो है वो बोर्ड्स और एंट्रेंस में बिल्कुल कॉमन है, तो दोनों को साथ में करवा रहा हूँ मैं, लास्ट में उसके एक्सरसाइज करा दूंगा। कुछ चैप्टर शुरू के कॉमन है, आगे के चैप्टर अलग अलग है, जो अलग अलग है वो अलग पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो जो कॉमन चैप्टर उसको पहले करा रहे हैं। उसके बाद क्या है सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स, और उनकी क्या है इक्वेशंस। उनके उस स्टैंडर्ड ग्राफ्स को देखते हैं, उसकी इक्वेशंस को भी देखते हैं। क्या स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, तो जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले सर्कल, सबसे पहले क्या है सर्कल। तो सर्कल के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। तो सर्कल का इक्वेशन आपको याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ सर्कल, हर एक का इक्वेशन आपको क्या करना है, याद रखना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आएगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जो आप लोग ने पढ़ी है, बोलो। y = mx + c, y = क्या है mx + c। जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी, बिल्कुल वैसे ही अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, तो एक सर्कल का इक्वेशन होता है x² x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k द होल स्क्वायर = r²। ये इसका इक्वेशन होता है। इसमें ये h, k क्या है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। क्या ये सेंटर के कोऑर्डिनेट, बुक में a भी लिखा हुआ है, हम h, k लेते हैं, क्योंकि जनरली मैथमेटिक्स की किताबों में क्या लिखा होता है h, k। मतलब समझाता हूँ, ये आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर आपका कहीं पर सर्कल है, ये इसका सेंटर यहाँ रहा होगा, तो सेंटर के कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वही तो कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। वो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, जो सर्कल के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स है h, k, वही लिखा है मैंने h, k। बात समझ आई। तो h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। भेजे में गया, क्लियर हो रहा है। तो कहीं आपके पास कोई सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है h, k, तो वो मैंने लिखा हुआ है। तो x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k द होल स्क्वायर = r²। r क्या है इसका, रेडियस, सर्कल का रेडियस है, वो क्या है r है। अब अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान से सुनो, इस सर्कल को शिफ्ट करके ओरिजिन पे ले आऊं, उसके सेंटर को कहाँ ले आऊं, शिफ्ट करके ओरिजिन पे ले आऊं, तो h, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0,0। ओरिजिन पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0,0। तो इसको बोलते हैं जब ये सर्कल का सेंटर यहाँ पर आ जाए, कहाँ पर आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए, तो बच्चों इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड सर्कल। बात समझ आई। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब क्या, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0, यानी h, k क्या होगा 0,0।
बात समझ आई? तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। तो स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो अब लिख रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। तो स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? तो h का वैल्यू कितना हो गया 0, y का वैल्यू कितना हो गया 0, तो क्या लिखूंगा मैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा x स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा r स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन है? स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन। स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे आता है, उसको स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं। और उसका इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। भेजे में गया, क्लियर हो रहा है? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है इन जनरल? x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द, बोलो चुपने बैठने का है, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बात समझ आई? ठीक है। h और k क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर सर्कल को खिसका के क्या करो? ओरिजिन पे ले आओ, किसको? उसके सेंटर को। तो h कॉमा k क्या हो जाएगा? 0 0। तो स्टैंडर्ड, उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सर्कल। और स्टैंडर्ड सर्कल के इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। समझा? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। इसके देखिए यहाँ पर भी वही है। कोई एक नॉन स्टैंडर्ड सर्कल है तो उसका इक्वेशन क्या लिखा है? x माइनस एच की जगह क्या लिखा है? x नॉट। y k की जगह क्या लिखा है? y नॉट। तो x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कोई भी इन जनरल सर्कल का इक्वेशन यही होता है। लेकिन अगर उसको उठा के उसके सेंटर को ओरिजिन पे रख दो तो x नॉट और y नॉट क्या हो गया? 0 0। तो क्या इक्वेशन बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। उस सर्कल को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सर्कल। बात समझ आई? क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सर्कल। चलो, इसके बाद आता है क्या हमारा? इलिप्स। क्या आता है? इलिप्स। अब इलिप्स के बारे में देखते हैं। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स मतलब एक ऐसा 2D फिगर जो अंडे के जैसा दिखता है। किसके जैसा? अंडे के जैसा। तो अंडे के जैसा जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं। असल में सर्कल एक इलिप्स ही होता है। सर्कल क्या होता है? एक इलिप्स होता है। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, इसके अंदर 2 फोकस होते हैं। क्या होते हैं? 2 फोकस होते हैं। मैं आपको खास बात बताता हूँ, सुनो। स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या है? स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। यही उसकी खास बात है। कैसा कलेक्शन है? इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन। तो सर्कल की खास बात क्या है? आप बोलेंगे वो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है। नहीं, उसकी खास बात ये है कि सर्कल एक इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो हर एक फिगर की खास बात होती है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो एक स्ट्रेट लाइन अगर आप लोग देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। सर्कल क्या है? सर्कल भी कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना? विच आर, आगे, विच आर डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। कौन सा है फिक्स पॉइंट? सेंटर। सेंटर से ये सारे पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होते हैं? रेडियस। ये भी क्या होगा? रेडियस। ये भी क्या होगा? रेडियस। ये भी क्या होगा? रेडियस। ऐसे कितने पॉइंट है यहाँ पर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये होता है सर्कल। अब क्या बचा? इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? ध्यान से सुनना। तो अब होता है ये हमारा हो गया सर्कल, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया। अब बचता है इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? तो जैसे सर्कल में बच्चों एक सेंटर होता है, इलिप्स में होते हैं 2 फोकाई। क्या होते हैं? 2 फोकाई। तो ये आपके 2 फोकस है, एक फोकस 1, एक फोकस यहाँ पर क्या है? 2। ध्यान से सुनना। इसकी क्या खास बात है? ध्यान से सुनो। इसकी खास बात ये है कि आप एक पॉइंट पकड़ो, कोई एक पॉइंट पकड़ो और उस एक पॉइंट को दोनों फोकस से जोड़ दो, है ना? ये डिस्टेंस क्या होगा? R1 होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा? R2 होगा। इनका सम कर लो। मान लेते हैं कि ये हो गया फॉर एग्जांपल 4 और ये हो गया कितना? 6। दोनों का सम करेंगे कितना आएगा? 10। तो R1 प्लस R2 कितना आया इसमें? 10 आया। ठीक। अब आप कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर करो। ये पॉइंट 1 था, कोई दूसरा पॉइंट ले लो, पॉइंट 2 ले लो, यहाँ पर ले लो पॉइंट 2। फिर क्या करो? F1 से जोड़ो, F2 से जोड़ो,
दोनों को ऐड करो, r1 डैश ये होगा, r2 डैश ये होगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया फॉर एग्जांपल 8 और ये कितना है 2, दोनों को मिला के अब भी क्या होगा। फिर कोई तीसरा पॉइंट ले लो, वो तीसरे पॉइंट को इन दोनों से ज्वाइन करो, दोनों का सम करो, कितना आएगा 10। ये इसकी खास बात है। तो इलिप्स एक ऐसा फिगर होता है जिसमें आप क्या करो, इलिप्स के पेरीफेरी का कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, उन पॉइंट्स को फोकस से ज्वाइन करो, उनके दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू। इसको इलिप्स कहते हैं। बात समझ आई। सर्कल भी एक इलिप्स होता है। बताए कैसे, जब इसके दो फोकस है ना, उन दोनों फोकस को ऐसे नज़दीक लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, दोनों फोकस को एक पॉइंट पे ले आओ तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो हर सर्कल एक इलिप्स ही होता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ, ऐसा है। मेरे में गया, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आता है। इसकी खास बात समझ आई, क्या खास बात है, पेरीफेरी का कोई भी पॉइंट अगर फोकस से ज्वाइन करेंगे तो उनका सम क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। 10 ही आएगा ना, हमेशा 10 आएगा, हमेशा 10 ही तो आएगा। अरे एग्जाम्पल लिया था 10 मैंने, कोई भी वैल्यू आएगी लेकिन कांस्टेंट आएगी, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो हर ग्राफ का, हर फिगर का क्या होता है, एक खास बात होती है। इस सबकी खास बात बताई आपको मैंने, है ना। चलो अब आगे की बात करते हैं। इसके क्या है चेक करो। इलिप्स क्या है, लोकस। इलिप्स क्या है, एक लोकस। लोकस मतलब क्या होता है, कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। तो लोकस मतलब कलेक्शन। तो इलिप्स इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम ऑफ whose distances from two fixed points is a constant value। बात समझ आई। तो उसके कोई भी पॉइंट का, दोनों पॉइंट्स अगर डिस्टेंस को सम करेंगे हमेशा तो क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ये तब समझ आ रहा है जब मैंने समझा दिया, खुद से पढ़ते तो भेजे में नहीं जाता। ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब उसके बाद क्या, टू फिक्स पॉइंट, उनको क्या कहते हैं, फोकाई। एक को बोलते हैं फोकस, एक अंडा एग, एक से ज्यादा अंडे एग्स, एक पॉइंट फोकस, एक से ज्यादा पॉइंट फोकाई। तो फोकाई प्लूरल फॉर्म है उसका। ठीक है ना। उसके बाद ये जो आपका डिस्टेंस है ए, उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। मतलब क्या, इसमें देखो दो एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, ये छोटा एक्सिस है, और ये कौन सा है, बड़ा एक्सिस है। तो ये पूरे को बोलते हैं बच्चों मेजर एक्सिस। पूरे को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधा कर दो, अरे मेजर एक्सिस का आधा कर दो तो उसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस, बात समझ आई। ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद ये अपना है, ये वाला इसको क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस को आधा कर देंगे तो सेमी माइनर एक्सिस। बात समझ आई। तो ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस, और ये हिस्सा क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। समझ आया, क्लियर हो गया। तो इलिप्स के बारे में क्या क्या समझ आया बोलो। इलिप्स कैसे होता है, कलिंगड़ के जैसा, अंडे के जैसा। कैसा होता है, अंडे के जैसा। उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, 2। उसको क्या बोलते हैं, सेंटर, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। उनकी खास बात बताओ। पेरीफेरी का कोई भी पॉइंट लेके फोकस से जोड़ो, डिस्टेंस हमेशा अलग अलग आएगा, सेम डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट वैल्यू। 10 ही आएगा ना हमेशा, यानी कोई भी आ सकता है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर है। उसके बाद क्या, उसके बाद आगे जो है वो ये है कि अगर मेरे पास एक इलिप्स है तो इलिप्स में एक अंडे का एक एक्सिस बड़ा होता है और दूसरा एक्सिस छोटा होता है। जो बड़ा एक्सिस है उसको क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। छोटे एक्सिस को माइनर एक्सिस। बड़े एक्सिस का आधा सेमी मेजर एक्सिस, छोटे एक्सिस का आधा सेमी माइनर एक्सिस। बड़े एक्सिस के लिए आधा हमने क्या बोला, ए, और उसका आधा क्या बोला, बी। टोटल क्या है, 2a, और ये क्या है, 2b। ऐसा है। तो ए क्या लिखा है देखो, सेमी मेजर एक्सिस। बी क्या लिखा है देखो, सेमी माइनर एक्सिस। मेजर में गया। इसके बाद उसकी इक्वेशन क्या होती है, सीधा रट्टा मारना है। इक्वेशन क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। जैसे तुमने सर्कल की इक्वेशन रट्टा मार ली, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रट्टा मार ली। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू r²। स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² इक्वल टू r²। स्टैंडर्ड सर्कल होता क्या है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे आता है ना। चलो भाई, उसके बाद इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। भेजे में गया।
वेरी गुड। चलो यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। अब इसके आगे की बात हम लोग कहाँ पर करेंगे, ग्रेविटेशन में करेंगे, वहाँ इलिप्स का काम आएगा अपने, ठीक है ना। चलो इलिप्स काम आने वाला है, ये भी हो गया। अब इलस्ट्रेशन 64, क्या सवाल है, रीड कर लो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर? अरे ये तो नॉन स्टैंडर्ड सर्कल है, नॉन स्टैंडर्ड है कि नहीं? अरे स्टैंडर्ड सर्कल है। स्टैंडर्ड सर्कल में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? अरे आर स्क्वायर किसके जगह पे क्या है, 7 स्क्वायर, यानी आर इक्वल्स टू क्या होगा, 7। सवाल खत्म, यही तो निकालना था रेडियस। समझे, क्लियर हो गया, बस कॉपी कर लो। समझ गए ना? वैसे आगे चलो आओ। चलो ये देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी मेजर या मेजर, मेजर, और ये क्या है, माइनर एक्सिस। क्या निकालना है, ए निकालना है, 2a निकालना है, 2a, और यहाँ पर 2b। निकाल सकते हो क्या? चलो चलो निकाल के बताओ। चलो चलो भाई देखो कैसे कंपेयर करें, देख के ही समझ आ रहा है कि इलिप्स का इक्वेशन है, वो बोला भी है ना। क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यानी ए स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 6 है। मेजर एक्सेस क्या होता है, 2a, 2a मतलब 8, और माइनर एक्सेस क्या होता है, 2b, 2 6 12। समझ गए, हो गया हम खत्म। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 5, माइनर एक्सेस कितना है, 3। इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन निकालना, ठीक है ना। चलो निकालो, बताओ क्या आएगा। बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेंटर्ड जो हमने पढ़ा वो सेंटर्ड एट ओरिजिन ही पढ़ा है, उसके अलावा के जो इलिप्स होंगे, मतलब क्या है, आपने जो पढ़ा है वो कहाँ पढ़ा है, सेंटर्ड एट ओरिजिन। ऐसे भी तो इलिप्स हो सकते होंगे, ये वाले जो ओरिजिन पे नहीं आएंगे, वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है। आप समझिए, जो आपने पढ़ा वो सेंटर्ड एट ओरिजिन ही पढ़ा है। मैथ्स में आप क्या पढ़ेंगे, कोनिक्स पढ़ेंगे, तो कोनिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा ऐसे, ठीक है ना। चलो भाई, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस मतलब ये क्या है, 2a। 2a कितने क्या है, 5 के बराबर, तो a का वैल्यू कितना आया बताओ, 5/2। ये क्या है, 2b है, 2b कितना है, 3, तो b का वैल्यू कितना होगा, 3/2। सब्स्टिट्यूट कर दो, x और y को कुछ नहीं करने का, a और b के वैल्यू पे सब वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने का। एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना है बताओ, 5/2 द होल स्क्वायर, प्लस बी क्या है बताओ, 3/2, तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 3/2 द होल स्क्वायर बस 1। सॉल्व कर लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है कि नहीं, 25 होता है। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 25 डिवाइड बाई क्या होगा, 4, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना होगा, 9/4 इक्वल्स टू 1। इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ये ठीक है, बस यहाँ तक का लिख दो, यहाँ तक भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी ठीक है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, पॉज करो। पैराबोलाज है वो मैं आपको भी याद कराऊंगा, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, और लास्ट में ये आखिरी इलस्ट्रेशन। 70 इलस्ट्रेशंस आपको मैंने कराए, और बाकी बिगिनर्स बॉक्स में मैंने आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 50 सवाल उसमें कराए, बिगिनर्स बॉक्स सब मिला करके। तो लगभग आपको मैंने 150 सवाल कराए हैं इस चैप्टर में, समझ आया। तो हर चैप्टर में आपको 150, 200, 250 सवाल कराऊंगा हर चैप्टर में। बाकी आपकी प्रैक्टिस, ठीक है, एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम हर चैप्टर में आपको कम से कम 500 सवाल करने हैं। 200, 250 मैं करा रहा हूँ, 250 तो मॉड्यूल से कर लो, बात समझ आई। हर चैप्टर में कम से कम कितने करने हैं, 500 सवाल, बात समझ आई। टोटल कितने चैप्टर है, और लगभग 30 पकड़ लो। 28 फिजिक्स के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे, 28 फिजिक्स के, 29 केमिस्ट्री के, और पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 29 केमिस्ट्री के, और बाकी आपके मैथ्स के। तो अगर आप हर सब्जेक्ट में 30 चैप्टर पकड़ लो तो हर चैप्टर में 500 सवाल करने हैं, यानी एक सब्जेक्ट में 15,000 सवाल करने हैं। 15,000 सवाल, समझे कितनी मेहनत है वो तुम देख लो। तुम्हारी तो है ये, तुमसे ज़्यादा तो हमारी मेहनत है, तुमको सिखाने का है वो, समझ आया। वो बहुत टफ काम है शुरू में, तैराकी सिखानी है ना तुमको, टफ काम है शुरू। 15,000 सवाल आपको करने हैं, उसमें से 7-8 हज़ार सवाल तो मैं ही कराऊंगा। 7-8 हज़ार भी कम बोल रहा हूँ मैं, जब मैं PYQs ऐड करूँगा तो वो 2-3 हज़ार अलग हो जाएंगे,
तकरीबन हर सब्जेक्ट में 10,000 सवाल तो मैं आपको क्लासरूम में कराऊंगा, समझे। लेकिन वो 1 साल में नहीं करना है, 2 साल में करना है। मैंने बोला था ना, यहाँ का एक चैप्टर तुम्हारी पूरी ऑलमोस्ट अलजेब्रा की आधी किताब है 10th स्टैंडर्ड की। एक चैप्टर में इतना टाइम लगता है जितना आप 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा की आधी किताब कर लो। एक अभी तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, अभी तो कुछ ऐसे चैप्टर आएंगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 1 महीना चलता है वो चैप्टर, 1 महीना चलता है वो, इतना बड़ा चैप्टर होता है, पूरा महीना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ोगे, समझे। इतना बड़ा चैप्टर है वो, ठीक है। चलो जल्दी खत्म करते हैं इसको। हाँ, पैराबोला पे था मैं। स्ट्रेट लाइन पता है, ऑन किए, हाँ स्ट्रेट लाइन पता है, सर्कल पता लग गया, इलिप्स पता लग गया, इक्वेशन सबके याद हो गए ना। इक्वेशन बताओ स्ट्रेट लाइन का, y = mx + c। सर्कल का इक्वेशन बताओ, x - h the whole square + y - k the whole square = r²। और स्टैंड सर्कल का x² + y² = r²। इलिप्स का इक्वेशन बताओ, x² / a² + y² / b² = 1। अब आया एक नया फिगर जिसको क्या कहते हैं, पैराबोला। पैराबोला मतलब या तो उल्टी बाल्टी या तो सीधी बाल्टी, या तो उल्टी बाल्टी या तो सीधी बाल्टी, ये होता है पैराबोला, ठीक है ना। तो पैराबोला अलग अलग टाइप के होते हैं, 4 टाइप के पैराबोला आपको बताता हूँ मैं। तो ये कहीं देखा है क्या आपने, देखा लग रहा है ना। इसको तो बोलते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते कि नहीं है। कहाँ पढ़ते हैं ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो देखा है आपने। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, जैसे आपने ये पढ़ा होगा 2x + 3y = 5, ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ी थी, ऐसा इक्वेशन पढ़ा था कि नहीं। अरे ज्योमेट्री में पढ़ते ना, मेंसुरेशन चैप्टर में नहीं पढ़ते। अच्छा, तो क्या पढ़ते, लीनियर इक्वेशन में पढ़ते। तो ये जो आपका ये 2x + 3y = 5, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जो भी आप इक्वेशन लिखते हो ना x और y में, उसका एक ग्राफ बनता है, और इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसी वजह से उस चैप्टर का नाम लीनियर है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। आप समझते लीनियर मतलब जिसका पावर 1, वो तो है ही है, लेकिन असल में लीनियर क्यों है, क्योंकि उसका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। इस वजह से लीनियर कहते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन को लीनियर कहते हैं। रजा क्या है अपने पास, ये लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, स्ट्रेट लाइन। आगे ध्यान से सुनो मेरी बात। तो हर ग्राफ का क्या, हर इक्वेशन का क्या है, जैसे मैंने लिखा ax + by + c = 0, उसका क्या ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ax² + bx + c = 0, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में फ़र्क है कि नहीं है? क्या फ़र्क है बताओ। इसमें x का पावर हाईएस्ट क्या है, 1, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसका क्या बना ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला। बात समझ आई। तो जब आप अलजेब्रा में पहला चैप्टर पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें जो आप इक्वेशंस लिखते हो उसका क्या बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। और जो आप आगे के चैप्टर्स पढ़ते हो, कौन सा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उनका ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला। पैराबोला मतलब बाल्टी, है ना। बाल्टी कभी क्या होगी, सीधी होगी, कभी उल्टी होगी, कभी उधर होगी, कभी इधर होगी। तो अलग अलग टाइप की बाल्टी है, ठीक है ना। तो पैरा मतलब क्या बनेगा, बाल्टी, ठीक है। इलिप्स का ग्राफ क्या बनेगा, अंडा। क्या बनेगा, अंडा। स्ट्रेट लाइन तो अपने को पता ही है, स्ट्रेट बनेगा, ठीक है ना। चलो भाई, ये भी क्लियर है। आइए, तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला। कैसे बनेगा, पैराबोला। तो पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला में ध्यान से सुनना, कितने टाइप की बाल्टी नजर आ रही है। एक देखो अपवर्ड ओपनिंग बाल्टी, एक कौन सी है, डाउनवर्ड ओपनिंग बाल्टी, एक कौन सी है, राइटवर्ड ओपनिंग बाल्टी, और एक कौन सी है, लेफ्टवर्ड ओपनिंग बाल्टी। मतलब 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। कौन कौन सा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, 4 पैराबोला होंगे। बात समझ आई, ठीक है ना। तो एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला, और एक राइट पैराबोला, और एक लेफ्ट पैराबोला, ठीक है ना। आइए, कब राइट बनेगा, कब लेफ्ट बनेगा, कब अपवर्ड बनेगा, कब डाउनवर्ड बनेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा इक्वेशन है y = ax² + bx + c, क्या इक्वेशन है, y =
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बाल्टी कैसे बनेगी? अपवर्ड बाल्टी। और इसमें कंडीशन ये है, देखो अगर ऐसा इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें या तो अपवर्ड बनेगी बाल्टी या तो क्या बनेगी? डाउनवर्ड बनेगी। या तो अपवर्ड बाल्टी या तो डाउनवर्ड बाल्टी। और अगर इक्वेशन ऐसा है x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, फर्क समझ आ रहा है? देखो एक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक x के टर्म्स में इक्वेशन है और एक y के टर्म्स में इक्वेशन है। x के टर्म्स में इक्वेशन है तो क्या बनेगा? या तो अपवर्ड बाल्टी या तो डाउनवर्ड बाल्टी। y के टर्म्स में इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो क्या बनेगा? या तो सीधी राइटवर्ड बाल्टी या तो लेफ्टवर्ड बाल्टी, यानी राइट पैराबोला या लेफ्ट पैराबोला। ठीक, अब इसमें से अपवर्ड कब बनेगा और डाउनवर्ड कब बनेगा? अगर ये a का वैल्यू पॉजिटिव हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, a का अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बनेगा अपवर्ड बाल्टी, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। बात समझ आई? अगर a का वैल्यू नेगेटिव होगा तो हाँ डाउनवर्ड आएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो a का वैल्यू अगर a मतलब क्या है? जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ऐसे लिख दूं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या बनेगा? पॉजिटिव है मतलब बनेगा अपवर्ड वाला, अपवर्ड ओपनिंग। बात समझ आई? और अगर ऐसा लिख दूं मैं y इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या बनेगा? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। यानी समझ आया? क्लियर हो गया ना? ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आता है? तो फर्क समझ आ रहा है सबको? चलो ये भी समझ में आता है, पैराबोला। अब उसके बाद क्या? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म्स में, तो अगर वो y के टर्म्स में तो या तो क्या बनेगा? राइट पैराबोला या तो क्या बनेगा? लेफ्ट पैराबोला। अब राइट कब बनेगा? लेफ्ट कब बनेगा? a ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव। अगर ये y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? राइटवर्ड पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला। और अगर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो क्या बनेगा? लेफ्टवर्ड पैराबोला। डिफरेंस क्लियर हो रहा है क्या? समझ आ रहा है? बहुत काम की चीज़ है ये, अभी जा करके अगले ही चैप्टर में प्रोजेक्टाइल में काम आ जाएगा ये सब। ठीक है ना? चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो आपको ये बता दिया मैंने कब क्या बनेगा। सबको समझा? तो क्या समझ आया यहाँ पर? जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या बनेगा? पैराबोला। y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 है तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या बनेगा? पैराबोला। अब पैराबोला 4 टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन सा? अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन बताओ। ax स्क्वायर, y छोड़ दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इसका इक्वेशन है। तो अगर x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या बनेगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब अपवर्ड कौन सा कब बनेगा ये बताओ? जब a पॉजिटिव होगा, पूरा बोलो। जब a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड वाला। a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है ना? चलो भाई, उसके बाद क्या? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म्स में, y मतलब ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, वाई के टर्म्स में ए अगर पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? राइटवर्ड पैराबोला। नेगेटिव तो क्या बनेगा? लेफ्टवर्ड पैराबोला। चलो, कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला है जो आपको याद रखने हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। ये है। आप अगर इसमें फ़र्क देखेंगे तो यहाँ पर फ़र्क क्या है? देखिए, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो असल में ये लिखा हुआ है, असल में ये क्या लिखा हुआ है पता है? y इक्वल्स टू 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ये लिखा हुआ है। कैसे? इक्वेशन बताओ। y इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूँ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a की जगह क्या लिखा है? 1, b की जगह क्या है? 0, c की जगह भी क्या है? 0। तो अगर इस इक्वेशन में b और c 0 हो जाए और a का वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो वो क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। अब बोलेंगे अपवर्ड तो पहले ही था, a पॉजिटिव है ना, a पॉजिटिव तो क्या बनता है? अपवर्ड पैराबोला। ये तो पहले से ही पता है। लेकिन ये पैराबोला में और ऊपर वाले पैराबोला में फ़र्क है। क्या फ़र्क है बताओ? ओरिजिन पे। वेरी गुड। वो कहीं से भी पास हो रहा था, चेक करो उसको, वो कहीं से भी पास हो रहा था। लेकिन ये कहाँ से पास हो रहा है? देखो, ये कहीं से भी पास हो रहा था, लेकिन अगर a का वैल्यू 1 हो जाए तो वो कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से।
बात समझ आई? तो बेसिकली यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि अगर a का वैल्यू +1 हो जाए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए तो क्या करेगा? अपवर्ड तो बनेगा क्योंकि a पॉजिटिव है, और लेकिन वो कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। बात समझ आई? ऐसा है। ये देखो a का वैल्यू यहाँ पर बताओ क्या है? -1। इसका पूरा इक्वेशन बताओ। -1x² प्लस b0x प्लस 0, यानी b का वैल्यू भी 0, c का वैल्यू भी 0 और a का वैल्यू -1। और a का वैल्यू -1, a नेगेटिव आया इक्वेशन x में, मतलब क्या बनेगा? हाँ, डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन कहाँ पर रहेगा वो? ओरिजिन, उसका सेंटर ओरिजिन पे रहेगा। बात समझ आई? ठीक है, ओरिजिन एट सेंटर्ड एट ओरिजिन। उसके बाद लेफ्टवर्ड ओपनिंग और राइटवर्ड ओपनिंग बताओ, इसमें क्या होगा ये बताओ। y² में इक्वेशन है, बोलो y² में इक्वेशन है तो क्या होगा? 1y² प्लस 0y प्लस 0। तो a का वैल्यू 1 मतलब राइटवर्ड ओपनिंग और ये लेफ्टवर्ड ओपनिंग। समझ आया? अब क्या, ये जो पैराबोला है इसका एक्सिस कौन है? इसका एक्सिस कौन है? एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस में से पास हो रहा है? y। तो इसका एक्सिस कौन है? y। इसका एक्सिस कौन है? -y। इसका एक्सिस कौन है? +x। इसका एक्सिस कौन है? -x। बात समझ आई? ठीक, ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमने उसकी लिख दी, फिर bx और c क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लास्ट में ये इक्वेशन बनती है फिर y = x²। इन दोनों में से पावर 1 किसका है? y का। जिसका पावर 1 होगा वही एक्सिस होगा। पावर 1 किसका है? देखो +y का। y का क्या है? पावर क्या है? 1 है। तो एक्सिस कौन सा है? y एक्सिस। जो एक्सिस में से पास हो रहा है वो उसका एक्सिस है, ये y है। इसमें ये माइनस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? -y = क्या होगा? x²। दोनों में से पावर 1 किसका है? y का, मतलब एक्सिस कौन सा होगा? -y। अब समझ आया? तो इसमें ट्रिक क्या है? जिसका पावर 1 है वो एक्सिस है। इसका एक्सिस बताओ कौन है? किसका पावर 1 है? y का क्या x का? x का। तो क्या लिखेंगे? 1। तो ये एक्सिस बनेगा +x। इस माइनस को इधर भेज दो, -x = y²। पावर किसका 1 है? -x का। तो एक्सिस क्या बनेगा? -x। समझ आया? क्लियर हो गया? तो जिसका पावर 1 होगा वो एक्सिस होगा, जिसका पावर 1 होगा वो एक्सिस होगा। और a का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो अपवर्ड पैराबोला, वो वाले में a का वैल्यू -1 हो जाए तो डाउनवर्ड पैराबोला, या a का वैल्यू +1 हो जाए तो राइटवर्ड पैराबोला, लेफ्ट माइनस हो जाए तो लेफ्टवर्ड पैराबोला। बात समझ आई? -1 पे। तो ये बहुत काम की चीज़ है जो आपको काम आने वाली है आगे। जिसका वैल्यू 1 होगा वो वाला क्या होगा? एक्सिस होगा। चलो ये हो गया। अब क्या करना है? इसमें पाथ निकालना है। ऐसा सवाल अभी रिसेंटली जेईई में आया था, पाथ निकालना है। मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कैसे निकालते, तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए, x = 90² और y = 3t, और अपने को क्या निकालना है? पाथ निकालना है। क्या करेंगे आप कोई एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें से टाइम का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब भी आपको पाथ का इक्वेशन निकालना है तो आप उसमें से एक चीज़ करेंगे, क्या? एलिमिनेट टाइम। एलिमिनेट क्या कर दो? टाइम। मतलब t को क्या कर दो? एलिमिनेट को। यही आपका टास्क है, यही आपको करना है। क्या करना है आपको? आपको टाइम को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? टाइम को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। x = क्या लिखा हुआ है? 90²। y = क्या लिखा हुआ है? 3t। ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम क्या आएगा बताओ? y/3। टाइम क्या आएगा? y/3। इस टाइम के वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो। बताओ क्या होगा? x = t की जगह क्या आ जाएगा? y/3, उसका होल स्क्वायर, t का स्क्वायर है ना। तो x = क्या होगा? 9, और ये क्या हो जाएगा बताओ? y²/9। 9 और 9 कैंसिल। x = क्या आया? क्या इक्वेशन में कहीं टाइम दिख रहा है? अरे है ना, टाइम है कि नहीं? नहीं ना, y² लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ। टाइम एलिमिनेट हो गया, मतलब यही क्या है? इक्वेशन ऑफ पाथ। बात समझ आई? जब भी पाथ का इक्वेशन निकालने बोले क्या करेंगे आप? टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। यही टास्क है आपका, ठीक है ना? चलिए कॉपी करिए इसको। 11th साइड की कंप्लेंट क्यों आ रही है? पढ़ाई करके नहीं आते बायो में, क्यों? तुम लोग की पिटाई शुरू कर दूं क्या मैं भी? तुम लोगों को सफिशिएंट टाइम क्लास बुलाते हैं, उसके पहले भी तुम्हारे पास टाइम खाली है, उसके बाद भी टाइम खाली है। घर पे जाके सोने का नहीं, घर पे जाके पढ़ाई करने का है। बात समझ आई? जो काम बोले वो करके आने का।
चलो अब एक नई चीज आएगी जिसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, इलिप्स पढ़ लिया, पैराबोला पढ़ लिया, अब क्या देखेंगे, हाइपरबोला। उसमें भी कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, तो जब भी आपके पास इस टाइप का कोई इक्वेशन लिखा हुआ होगा, इस टाइप का इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दो टर्म्स होंगे, दो अलग अलग क्वांटिटीज होंगी, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, अगर कांस्टेंट है तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, कांस्टेंट y मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये ऐसा लिखा होता x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो फिर प्रोपोर्शनली हटा के क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, कांस्टेंट इनटू y। तो उल्टा भी तो जा सकते हैं, x इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू y, ये लिखा हुआ है, तो उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट को हटा देंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट को हटा देंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी। उल्टा गया मैं, समझा नहीं समझा, वापस से बताता हूँ। x इज प्रोपोर्शनल टू y अगर मैं लिखता हूँ तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा, कांस्टेंट। बात समझ आई। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी है, हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। उल्टे स्टेप पे जाओ, कांस्टेंट हटाएंगे तो फिर क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, अगर आपको ऐसा कुछ मिले x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, ऐसा लिखा हुआ मिले, y यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन y। आपको भी क्या बताया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी। तो कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी। तो आपको चाहे ऐसा नज़र आए कोई एक्सप्रेशन या ऐसा कोई एक्सप्रेशन नज़र आए, एक का पावर 1 दूसरे का भी पावर 1, लेकिन एक ऊपर और एक नीचे, मतलब रेसिप्रोकल है उसका, तो ऐसा कुछ आपको नज़र आता है तो उसका ग्राफ हमेशा बनेगा स्लाइड, फिसलगुंडी, ठीक है ना। तो हमेशा क्या बनेगा, स्लाइड, ठीक है ना। तो हमेशा क्या बनेगा उसका, स्लाइड। ये कब बनेगा, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो उसका हमेशा ग्राफ कैसे बनेगा, स्लाइड। कब बनेगा ग्राफ स्लाइड, जब x इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नजर आए, या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा कुछ नजर आए तो हमेशा ग्राफ कैसे बनेगा, स्लाइड। बात समझ आई। इस स्लाइड वाले ग्राफ को बोलते क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस बार नीट के पेपर में सवाल था केमिस्ट्री के अंदर, बात समझ आई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो बेसिकली क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनता है, स्लाइड। और कब बनेगा ये, जब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, एक क्वांटिटी दूसरे का रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल है, तब ये बनेगा। या फिर कैसे बनेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या लिखा हो, कांस्टेंट। बस समझ आई, याद रहेगा तुम लोग को, ये याद करने का, बस समझने का नहीं है, उसको याद करना। कैसे बना ग्राफ, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या लेना देना है, ग्राफ ऐसे बनता है। बात समझ आई। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नजर आए, या फिर क्या नजर आए, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y नजर आए, तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्लाइड। स्लाइड मतलब फिसलगुंडी, ठीक है ना, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये याद रखना है, इसका पावर 1 और इसका भी पावर क्या होना चाहिए, 1, तभी बनेगा ये। अगर ये ऐसा है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो ग्राफ बनेगा तो स्लाइड, लेकिन उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलेंगे, ये याद रखना। बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से स्लाइड, लेकिन अगर पावर 1 1 नहीं है दोनों का, तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोला जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तभी होगा जब दोनों का पावर 1 और 1 हो, तभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक, चलो तो क्या समझ आया कि अगर एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखा हो, या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y लिखा हो, या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x लिखा हो, तो क्या बनेगा, स्लाइड। उस स्लाइड को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उसमें कंडीशन क्या बोला मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलने की, x और y का पावर 1 1 होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, बनेगा तो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन, स्लाइड ही का बनेगा कुछ ना कुछ, लेकिन उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना आप इस बात को। चलो ये भी क्लियर है। आइए सवाल करते हैं। क्या सवाल है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे ये तो XY इक्वल्स टू कांस्टेंट के फॉर्म का है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्लाइड।
तो एक साइड पे क्या लिखते हैं हम लोग, x लिखेंगे, एक साइड पे क्या लिखेंगे, y, एक साइड पे x की जगह क्या लिखोगे तुम लोग यहाँ पर p, एक साइड पे y की जगह क्या लिखोगे v, मतलब वॉल्यूम, यहाँ प्रेशर यहाँ वॉल्यूम। इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्लाइड, बन गया ग्राफ, यही बनाने का, समझा, इजी है ना, एकदम इजी, यही बनाने का था, क्लियर हो गया। बस ग्राफ बनाना आना चाहिए और ग्राफ पहचानना आना चाहिए, इसी टाइप के सवाल मिलते हैं पेपर में, ठीक है ना। चलो भाई, सीईटी में भी सवाल आया इसके ऊपर, या आपको केटीजी का सवाल मिलेगा इसके ऊपर, सीईटी में भी आ चुका है क्वेश्चन, समझ आया। चलो भाई, ये भी हो गया। इसके आगे अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की बात करेंगे, ये आई होप लास्ट ग्राफ है, और उसके बाद बस एक और सवाल और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म। एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होते हैं, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरीके से होते हैं, ऐसे दिखते हैं, बस ये याद रखना है आपको। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ ये है, एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ ये है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है बहुत तेज़ी से ग्रो करना, एक्सपोनेंशियल डीके का मतलब होता है बहुत तेज़ी से कम, मतलब उसके डीके होना मतलब कम होते जाना, ठीक है ना। चलो भाई, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ, उसका इक्वेशन क्या है, y = e⁻kx, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, और वो कहाँ कट करेगा y एक्सिस को, 1 पे, कहाँ कट करेगा, 1 पे, ध्यान रखना 1 पे ही कट करेगा। ये भी क्या करेगा, देखो डीके का है, डीके मतलब ये ऐसा है, डीके मतलब कम होते जाना, ग्रोथ मतलब बढ़ते जाना, ठीक है ना। तो ये ऐसा ग्राफ है, ग्रो हो रहा है, और ये कैसा है, डीके का ग्राफ है, मतलब कम होते जा रहा है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आई। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ के इक्वेशन का क्या, इक्वेशन क्या होता है, e⁻kx, y = e⁻kx, और ये क्या होता है, y = e⁻−kx। रजा कहाँ ध्यान है तुम्हारा, पूरे लेक्चर में इधर उधर ध्यान है तुम्हारा। e⁻kx यानी जैसे e⁻2x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, बात समझ आई। e⁻−2x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। याद रखना, वो कट किस पे करेगा, 1 पे ही करेगा, यानी 0,1 पे। यहाँ पे कहाँ कट करेगा, 0,1, मतलब x में 0 और y में कितना आएगा, 1, तो 0,1 पे कट करेगा। ये समझ आया, बस याद रखना है, ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद पार्टिकल मूव्स अलोंग द पाथ, इस पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पाथ क्या होगा बताओ जल्दी, 9x² - 2x + 4, ये कौन सी इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक है, अरे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 टाइप की बाल्टी बनती है ना, मतलब पैराबोला ही बनेगा, 4 टाइप के पैराबोला बन सकते हैं, कौन कौन से, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, है ना। अब मुझे बताओ x² में और y में किसका पावर 1 है, हाईएस्ट पावर, y का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यानी एक्सिस कौन सा बनेगा, y बनेगा, एक्सिस कौन सा बनेगा, y बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो सिर्फ इतना ही पूछा कि पाथ कौन सा है, पाथ कौन सा बनेगा इसका, पाथ कौन सा बनेगा, रास्ता सर्कल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला होगा, ये तो इतना ही पूछा उसने। क्यों पैराबोला होगा बता, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला, तो ये बस पाथ पूछा है इसने, तो पैराबोला, बस यही आंसर है उसका। आगे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राफ रफली बना के बताओ, कैसे डाउनलोड है बताओ, बोलो बोलो, क्यों अपवर्ड बनेगा, अच्छा एक्सिस, हाईएस्ट पावर किसका 1 है, y का, यानी एक्सिस कौन सा होगा, y होगा। अब y एक्सिस से मतलब या तो अपवर्ड बन सकता है या तो डाउनवर्ड बन सकता है, एक्सिस x होता तो राइट और लेफ्ट बनता है, एक्सिस y मतलब या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड। x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब क्या बनेगा, अपवर्ड, ऐसे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इधर बनेगा कहीं पे, या ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 0 पे क्यों नहीं आया, 0 पे आने के लिए x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इस वजह से 0 पे नहीं आया। अब समझ आया, अब पहचानना शुरू कर दिया तुमने ग्राफ क्या है, भेजे में गया, चलो क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई बातें। आखिरी सवाल, चैप्टर स्वाहा, ठीक है ना, ठीक है। तो एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, ये क्या दिख रहा है आपको, इलिप्स है। इलिप्स का एरिया क्या होता है बता देता हूँ मैं। इलिप्स के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई AB, ये पता है ना क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। पता करो A क्या है, B क्या है, ये कितना और ये कितना है, ये तो क्या है 2 है, तो 2 कितना है बोलो, 6 + 2 8 है कि नहीं,
ठीक है, कैसे निकालेंगे? 6 माइनस 2, तो 2a का वैल्यू कितना आएगा? 4। बताया था लेंथ कैसे निकालते हैं लास्ट सेशन में। ये बताओ उसकी लेंथ कितनी है, बोलो लेंथ कितनी है? 4 माइनस 2 कितना होगा? 2। ठीक है, तो 2 भी कितना आया? 2 आया। a का वैल्यू कितना आएगा बोलो? 2 1 जा 2 2 जा, a का वैल्यू 2 आया, 2 1 जा 2 जा, b का वैल्यू 1। बताओ क्या आएगा? पाई। a का वैल्यू कितना है? 2, b का वैल्यू कितना है? 1, तो 2 पाई इसका आंसर। चैप्टर खत्म। ठीक है ना, चलो।